एंड मैं देवेंद्र लोधी आज फिर एक नए एडिटोरियल के साथ आज हम बात करेंगे भारत की सौर ऊर्जा रणनीति। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसमें जानेंगे कि एडिटोरियल के कुछ महत्वपूर्ण पहलू, फिर हम इसको शॉर्ट ब्रीफ में अपने शॉर्ट नोट के द्वारा इसे देखेंगे, जो कि हमें ध्यान रखना ज़रूरी है करंट के रेस्पेक्ट से या मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलो संदर्भ जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत समृद्ध सौर ऊर्जा संसाधनों वाला देश है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए हैं और उन्हीं प्रयासों के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस परियोजना में एक सौर पार्क जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर है और इसके अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादक इकाइयाँ शामिल हैं और इस सौर पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 138 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इस सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है, जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह सौर ऊर्जा ग्रिड क्षमता अवरोधक को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी। यह परियोजना वार्षिक तौर पर 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी। यह परियोजना राज्य के बाहर संस्थागत ग्राहकों को बिजली आपूर्ति करने वाली देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना है। तो चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा से तात्पर्य क्या है। सौर ऊर्जा से तात्पर्य सूर्य से प्राप्त शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को ऊष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोग में लाया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिए सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है। भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। साफ धूप वाले दिनों में सौर ऊर्जा का औसत 5 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर होता है। 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए लगभग 3 हेक्टेयर समतल भूमि की जरूरत होती है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि शोधकर्ताओं के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन ने हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है, जिसके चलते मार्च से मई माह के बीच पृथ्वी पर 8.3% अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो ये तथ्य ध्यान रखना है। भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति। तो भारत क्या है, एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण हमारे यहाँ वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होती हैं, जिससे सूर्य प्रकाश के लगभग 3000 घंटे शामिल हैं। भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोमीटर घंटा प्रति वर्ग के बराबर सौर ऊर्जा आती है। भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा और 10 गीगावाट बायोमास और 5 गीगावाट लघु जल विद्युत परियोजना शामिल हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफटॉप सौर ऊर्जा 40%, सोलर पार्क 40% का है। यह देश के विभिन्न उत्पादनों को स्थापित क्षमता की 16% है। सरकार का लक्ष्य से बढ़ाकर स्थापित क्षमता का 60% करना है। वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग 7 गुना बढ़ने तक की संभावना है। यदि भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है तो इससे जीडीपी दर में भी बढ़ेगी और भारत सुपर पावर बनने की राह पर भी आगे बढ़ेगा। भारत 2040 तक
भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है। भविष्य की इस मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने की दिशा में ठोस प्रयास होने चाहिए। सौर ऊर्जा से होने वाले लाभ की बात कर लेते हैं। सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन है और यह नवीकरणीय संसाधनों का बेहतर विकल्प है। सौर ऊर्जा वातावरण के लिए भी लाभकारी है। जब इसे उपयोग किया जाता है तो यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य हानिकारक गैस नहीं छोड़ती, जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता। सौर ऊर्जा अनेक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है और इसमें उष्णता, भोजन पकाने, विद्युत उत्पादन करने का काम शामिल होता है, काम किया जाता है। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए विद्युत या ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती। एक सौर ऊर्जा निकाय को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है और सौर ऊर्जा के पैनल को आसानी से घरों में कहीं भी रखा जा सकता है, इसलिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में काफ़ी सस्ता है। तो एक बार और पढ़ें, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए विद्युत या गैस ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती। तो विद्युत या गैस ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती। एक सौर ऊर्जा निकाय को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के पैनलों, सौर ऊर्जा की जो प्लेट होती है को आसानी से घर में कहीं पर रखा जा सकता है, इसलिए ऊर्जा के लिए अन्य स्रोतों की तुलना में काफ़ी सस्ता है। सौर ऊर्जा की राह में चुनौतियाँ क्या हैं? सौर ऊर्जा प्लेटों को स्थापित करने के लिए ज़मीन की उपलब्धता में कमी है। कुशल मानव संसाधन का अभाव है। चीन से आयात फोटोवोल्टिक सेलों की कीमत कम तो है पर गुणवत्ता भी कैसी है, काम चला हुआ है। भारत में बने सोलर सेल, फोटोवोल्टिक सेल भी अन्य आयातित सोलर सेलों के मुकाबले कम दक्ष है। अन्य उपकरणों के दाम में भी बहुत अधिक है। विभिन्न नीतियां नियम बनाने के बावजूद सोलर पैनल लगाने में खर्च में कमी नहीं है। गर्म और शुष्क क्षेत्रों के लिए गुणवत्ता और सोलर पैनल बनाने की नीतियों का अभाव है। औसत लागत प्रति किलोवाट 1 लाख रुपए से अधिक है। आवासीय छतों में घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर आने वाला खर्च सौर ऊर्जा परियोजना की राह में बड़ी बाधा है। और हमें ये भी देख लेते हैं कि भारत सरकार की क्या पहलें हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, ये क्या करता है कि फॉसिल आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ बिजली सृजन या अन्य उपयोग के लिए सौर ऊर्जा के विकास उपयोग को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का लक्ष्य दीर्घकालिक नीति, बड़े स्तर पर नियोजन, लक्ष्य महत्वाकांक्षी अनुसंधान और विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल अवयव उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देशों में सौर ऊर्जा सृजन की लागत को कम करना है। इसका लक्ष्य दीर्घकालिक नीति है, बड़े स्तर पर परिनियोजन लक्ष्यों, महत्वाकांक्षी अनुसंधानों एवं विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल अवयवों उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा सृजन की लागत को कम करना है। प्रयास पहल। भारत सरकार ने देश के फोटोवोल्टिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सोलर पैनल के निर्माण को $210 अरब की सरकारी सहायता देने की योजना बनाई है। प्रयास की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री योजना फॉर एग्यूमेंटिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग नामक इस पहल के तहत भारत सरकार ने 2030 तक कुल ऊर्जा का 40% हरित ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बोलते हैं, यह गठबंधन सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। IESA की स्थापना की पहल भारत ने की थी और पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान COP21 से पृथक भारत और फ्रांस ने इसकी संयुक्त शुरुआत की थी। कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 122 या सौर संसाधन संपन्न देशों के इस गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। IESA से जुड़े 67 देश गठन में शामिल हो गए हैं। फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करती है। IESA फ्रेमवर्क में वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, उन्नत व स्वच्छ जैव ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा के लिए शोध और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने, ऊर्जा अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है। IESA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक क्षमता प्रदान करता है। सोलर रूफटॉप योजना क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत आवासीय, सामाजिक, सरकारी या
PSU संस्थागत क्षेत्रों में CFA प्रोत्साहन के जरिए 2100 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में आवासीय संस्था को सामाजिक क्षेत्रों में इस तरह की परियोजना के लिए बेंचमार्क लागत के 30% तक और विशेष श्रेणी वाले राज्य में बेंचमार्क लागत के 70% तक केंद्रीय वित्त सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसके तहत सोलर रूफटॉप योजना के तहत अन्य नीतिगत उपाय देख लेते हैं। हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के माध्यम से बिजली पारेषण नेटवर्क का विकास करना। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा की खरीद के लिए दिशा निर्देश। रूफटॉप परियोजना के लिए बड़े सरकारी परियोजना भवनों की पहचान करना। स्मार्ट सिटी के विकास के लिए दिशा निर्देश के तहत रूफटॉप सोलर और 10% नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के प्रावधान के अनिवार्य बनाने हेतु भवन उपनियमन में संशोधन। सौर परियोजना के लिए अब संरचना दर्जा कर मुक्त सोलर बॉन्ड जारी करना। दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना है। निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत में विगत एक दशक के दौरान बढ़ती आबादी, आधुनिक सेवाओं तक पहुंच, विद्युतीकरण की दर तेज होने और GDP में वृद्धि की वजह से ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ी है और माना जाता है कि इस पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय सौर ऊर्जा के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरूरत बल्कि ऊर्जा के नए स्रोत तलाशने भी जरूरी हैं। ऐसे में सौर ऊर्जा क्षेत्र भारत में ऊर्जा उत्पादन और मांगों के बीच बढ़ती खाई को बहुत हद तक पाट सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन भी है। सौर ऊर्जा स्वच्छ अक्षय ऊर्जा है। इसका अधिकतम दोहन देश में ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा और इसका देश की प्रगति में के अनेक क्षेत्रों में इसका उपलब्ध होगा। कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, मतलब इसको एक बार और पढ़ें। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। इसका अधिकतम दोहन देश के ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा और इसका लाभ देश की प्रगति में अनेक क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो चलो दोस्तों इसे रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद हम इसके मायने भी जानेंगे कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। और हाल ही में तेल संकट का भी क्राइसिस चल रहा था, जिसके तहत इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में सौर ऊर्जा परियोजना और भी प्रासंगिक हो जाती है। इसके बारे में भी जानेंगे। देश के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है, जिसकी क्षमता 175 मेगावाट है। अंग इसमें क्या है कि एक सौर पार्क जो कि 1500 हेक्टेयर है, इसमें 250 मेगावाट के 3 सौर उत्पादक इकाइयाँ लगी हुई हैं। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक कार्यक्रम है, इसकी संयुक्त पहल है। ये पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। यह परियोजना वार्षिक तौर पर लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायक होगी। तो यह फैक्ट जरूर ध्यान रखना कि ये मतलब पर्यावरण संतुलन में कैसे या फिर जलवायु परिवर्तन में कैसे संतुलन में सहायक होगी कि 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन का कम करने में सहायक होगी। संस्थागत ग्राहकों को बिजली आपूर्ति करने वाली देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना है। तो यहाँ से हमारा देश का और फिर राज्य का भी विकास होगा, राजस्व में वृद्धि होगी। भारतीय भूभाग पर 5 लाख किलोवाट प्रति वर्ग के मतलब किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ये एक फैक्ट है। 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना उद्देश्य रहा है भारत सरकार का। इसके तहत 60 गीगावाट पवन से, 100 गीगावाट सौर से और 10 गीगावाट बायोमास से और 5 लघु गैस विद्युत। यहाँ बायोमास का मतलब होता है, जैसे कि बायोमास क्या होता है कि जो अपने जैसे कि तुमने सुना होगा ऊर्जा के जनरेशन से प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, थ्री जनरेशन और 4G मतलब फोर्थ जनरेशन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन में होता है अपने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन सामग्रियों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, विद्युत या फिर अन्य ऊर्जा को, बिजली वगैरह को उत्पादन करते हैं।
दूसरी जनरेशन में क्या होता है, जिसमें खाद होते हैं जैसे जेट्रोफा वगैरह है, इनका उपयोग करके बनाया जाता है। तीसरे में क्या होता है कि जैसे शैवाल जो होता है, शैवाल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। और चतुर्थ में क्या होता है, एक सेल होता है, इसमें सेल में क्या होता है, कार्बन डाल दिए जाते हैं, कार्बन और उसमें क्या कहते हैं, कुछ रासायनिक छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि वो क्रिया करके विद्युत उत्पादन करता है। ये 4 प्रकार के समानता अपन लोग जानते हैं, जो कि जनरेशन होती हैं। तो आगे चलते हैं। सरकार की, केंद्र सरकार की पहलें क्या हैं इसमें, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन दीर्घकालिक कालीन है, ये प्रयास है, प्रयास योजना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो हरियाणा फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। सोलर रूफटॉप योजना है। अन्य है हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना, कर मुक्त बॉन्ड जारी करना, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना। जमीन की उसमें चुनौतियां भी जान लेते हैं कि चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा कौन से कारक हैं, चुनौतियां जिसके तहत इसमें इसको चुनौती मिल रही है। ज़मीन की उपलब्धता कमी है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर ज़मीन की आवश्यकता होती है सोलर पैनल लगाने के लिए, इसलिए ज़मीन की कमी होती है। कुशल मानव संसाधन का अभाव। मानव क्या है, हमारे देश में एक बड़ी संख्या है मानव, यहाँ पर अपन कहें कि कार्य करने के लिए जो मानव हैं, कार्य शक्ति वाले मानव, वो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन कुशल मानव का संसाधन का अभाव है। चीन में सोलर सेल आयात, अभी चीन से हमारा क्या चल रहा है, हम कहें कि हमारे तनाव है चीन के साथ, जिससे के कारण चीन से हमने वहाँ से कुछ चीज़ों पर रोक लगाने का प्रयास चल रहा है, जिसके कारण कीमत भी बढ़ सकती है, और ये आयात होता है वो थोड़ा काम चलाऊ ही होता है, ज़्यादा उसमें गुणवत्ता नहीं होती, तो ये भी चुनौतियाँ है। औसत लागत अधिक होती है। इसमें क्या होता है, अन्न उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन के अलावा इसमें क्या होती है, औसत बड़ी मात्रा में खर्च होता है, इससे सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलो दोस्तों, हम ये भी जान लेते हैं कि इसके मायने क्या हैं। तो मायने क्या है कि यदि देश का विकास करना है तो हमें आधारभूत संरचना का विकास करना होगा। आधारभूत संरचना का आशय ये होता है कि यदि हम किसी देश के विकास की करना चाहें तो हमें उसके औद्योगिक विकास का सूचक मानना होगा। औद्योगिक विकास का सूचक क्या होता है कि यदि उसमें ऊर्जा की मात्रा जितनी अच्छी होगी, गुणवत्ता होगी, तो उसका औद्योगिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा, जिसके कारण इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा या फिर अन्य जो हम कहें कि अति संवेदनशील वर्गों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में भी हम ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, और एक स्थायी ऊर्जा या फिर स्थायी विद्युत दे सकते हैं, जिसके कारण उनका भी विकास संभव है। दूसरा क्या है, अगर हम थोड़ा इसके विदेशी व्यापार के साथ में थोड़ा कंसिडर करें तो क्या है कि यदि हम अपने देश में ही विद्युत सौर ऊर्जा का उत्पादन, जिससे हम बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन करेंगे, जिससे हमें विदेशों से हम कहें कि जो जैव ईंधन मंगाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह, तो इससे इसका मतलब आयात करना कम होगा। आयात करेंगे तो हमारे क्या होगा, हमें पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट नहीं करना पड़ेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा तो भुगतान संतुलन किसके मतलब फेवर में होगा, भारत के फेवर में। इससे हमारा क्या होगा, विकास होगा। तो ये क्या है, एक तरह के से एक दूसरे से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। और हम जानेंगे कि इसका और क्या मायने हैं, और इसके क्या मायने हैं। यदि हम इसको बढ़ावा देते हैं तो भारत एक ऐसे मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जो कि हमारा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री नॉर्थ तक स्थित है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये हमारी इस भौगोलिक स्थिति भी अच्छी है, जिससे हम सौर ऊर्जा को, इसलिए हमने IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठबंधन किया, जो फ्रांस के सहयोग से हुआ था। तो दोस्तों, ये सब क्या है, यदि हम इनको रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो हमें क्या है, एक कंसेप्ट डेवलप होता है, इसलिए हमें इसे लगातार पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद। यदि मेरा ये छोटा सा लेक्चर या मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।